जी हाँ दोस्तों, हो गया क्या? कर लिया आप कवर सेक्शन 50 जो ब्लॉक ऑफ एसेट का कैपिटल गेन इन केस ऑफ सेल ऑफ ब्लॉक। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप उसे देख लिया होगा। उसके बाद जो भी आपका रेस्ट पार्ट है उसे अपन कवर करेंगे, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका ये सेकंड पार्ट, क्लास नंबर 3 का ये सेकंड पार्ट, ओके। जहाँ पे अपन लोग डिस्कस कर रहे थे कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, राइट। In case number 3, no depreciation will be allowed even though you are using the asset as WDV is nil, and whenever you will be sell such asset at any price, it will be taxable under the head of CG। ये बात ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। कैपिटल गेन इन 2 केसेस, आइदर ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट। कैपिटल गेन 2 केस में आ सकता है। 2 केस में मैंने आपको बताया था, आइदर ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट, जहां पे ब्लॉक ही खत्म हो रहा है, और ए सेलिंग प्राइस इज मोर देन WDV। इन दैट केस कैपिटल गेन आ सकता है, अदरवाइज आपका कैपिटल गेन नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल गेन उसी केस में आएगा जिस केस में आपका ब्लॉक कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, एंड जिस केस में आपका सेलिंग प्राइस किससे ज़्यादा हो रहा है, WDV से ज़्यादा हो रहा है। डेप्रिसिएशन के लिए बोथ एसेट एंड WDV होना चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, राइट। मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 3 केस का, तो चलिए उससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। पहला ये है, मान लीजिए आपका कोई ब्लॉक ऑफ एसेट था जिसमें 5 एसेट थे, ओपनिंग WDV था 10 लाख का। मैंने क्या बताया, ब्लॉक ऑफ एसेट में आपका 5 नंबर ऑफ एसेट है जिसका WDV है 10 लाख का। केस सिचुएशन 1, थोड़ा सा ध्यान देना। सिचुएशन 1, 2 एसेट डिस्ट्रॉयड, इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन रिसीव। ध्यान दीजिए, एसेट 2 एसेट डिस्ट्रॉय हो गया जहां पे आपको इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। दीज 2 लाख कॉम्स अंडर मनी पेएबल। As money payable includes sales, discarded, insurance claim, remaining asset will be 3 and WDV will 10 lakh minus 2 lakh, that will be comes to your 8 lakh। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया मान लीजिए आपका 5 एसेट है जिसका WDV 10 लाख है, आपका 2 एसेट क्या हो जाता है, आपका डिस्ट्रॉयड हो जाता है, एंड इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आपको 2 लाख का कॉम्पेंसेशन दे रहा है। इन दैट केस यू हैव टू अज्यूम दैट योर मनी पेएबल, योर वैल्यू ऑफ सेल ऑफ एसेट इज योर 2 लाख, राइट। जहाँ पे हम मनी पेएबल लेस करते थे ना, वहाँ पे मनी पेएबल आपका क्या हो जाएगा, 2 लाख लेस हो जाएगा। इट इज डीम्ड टू बी अज्यूम दैट सच अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन हैव बीन रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ एन एसेट। एक एसेट को बेच के हमने ये कॉम्पेंसेशन रिसीव किया है, ये मान के क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, मनी पेएबल से लेस हो जाएगा, राइट। ओके। सिचुएशन नंबर 2, मान लीजिए ये जो 2 एसेट आपका डिस्ट्रॉयड हो गया, आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, देन जो रिमेनिंग 3 था, रिमेनिंग 3 एसेट था एंड WDV 10 लाख था, and loss of 2 asset value will be adjusted with the WDV on which depreciation will be allowed in future। मैं आपको पहला वाला जहाँ पे बता रहा था, asset destroyed हो रहा है and इंश्योरेंस कंपनी आपको compensation दे रहा है। In that case, such compensation amount of 2 lakh, it is assumed that have been received by selling the asset। इन केस देयर इज नो कॉम्पेंसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए आपका एसेट जल गया लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, तो ये अज्यूम कर दिया जाएगा कि आपका एसेट सेल नहीं हुआ। जैसे कि याद है अपन लोग बचपन में पढ़ रहे थे, बहुत दिन से पहले पढ़ रहे थे, कंसाइनमेंट केस में नॉर्मल लॉस हो रहा है। इन दैट केस नॉर्मल लॉस का क्या होगा, ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में एडजस्ट हो रहा था, याद है ना, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से एडजस्ट हो रहा था। ऐसे भी यहाँ पे होगा। नॉर्मल लॉस में हम क्या कर रहे थे, याद है, मान लीजिए मैंने 100 kg गुड्स लाया
जिसका कॉस्ट था मान लीजिए 10,000 रुपीज़। यहाँ पे मेरा नॉर्मल लॉस 10 यूनिट हो रहा है, तो ये नॉर्मल लॉस का कुछ भी कॉस्ट हम नहीं लेते थे, याद होगा आपको। तो यहाँ पे 90 kg का कॉस्ट आ जाएगा आपका 10 लाख, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जो भी आपका क्या हो रहा है, 2 एसेट जल रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन आपको कुछ भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा है। इन दैट केस इट इज अज्यूम दैट आपका जो 3 लाख का 3 जो एसेट होगा उसका WDV मान लिया जाएगा 10 लाख। दैट इज 5 लाख का कॉस्ट था 10 लाख, यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, 2 एसेट डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पे कॉस्ट से कुछ हम लेस नहीं करेंगे, ये 10 लाख क्या हो जाएगा आपका WDV मान लिया जाएगा बाकी तीनों एसेट का। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। मान लीजिए फुल ब्लॉक सर आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, मैंने पहले जो 2 केस आपको बताया, यहाँ पे पार्शियली ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो रहा था। मान लीजिए आपका फुल ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो रहा है, दैट मीन्स आपका 5 ही एसेट था, पांचों ही 5 डिस्ट्रॉय हो रहा है, एंड इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड 12 लाख। देन आपको याद होगा मैंने आपको कैपिटल गेन में ये पढ़ाया था, अगर आपको इंश्योरेंस से कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, इन दैट वी हैव टू कंप्यूट द कैपिटल गेन, इन दैट केस वी हैव टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, एंड compensation amount will be your full value of consideration, that is यहाँ पे आ जाएगा full value of consideration 2 लाख, एंड अपन जो cost of acquisition लेस करेंगे that will be your value of WDV of block, that is your 10 लाख, एंड बाकी जो 2 लाख का आएगा उससे अपन क्या मान लेंगे, कैपिटल गेन मान लेंगे। ओके सर, यहाँ तक भी समझ में आ गया। व्हाट इफ कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड फॉर 7 लाख। सर मान लीजिए ऊपर वाले केस में हमने जो यहाँ पे आप पढ़ा रहे थे, मान लीजिए 500 का 5 ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इंश्योरेंस से 12 लाख नहीं मिल रहा है, इंश्योरेंस से सिर्फ 7 लाख मिल रहा है। तो इन दैट केस फुल ऑफ वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 7 लाख, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी WDV ऑफ द ब्लॉक। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम किससे लेंगे, ब्लॉक का जो WDV होगा उससे अपन क्या ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा। सर ये क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग टू मी, ओके। चलिए फोर्थ केस में ये दे रहा है, मान लीजिए ब्लॉक तो फुल्ली डिस्ट्रॉय हो गया, ब्लॉक का क्या हो गया, फुल्ली डिस्ट्रॉयड हो गया, लेकिन ब्लॉक का फुल्ली डिस्ट्रॉयड हो गया, लेकिन नो कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड हुआ आज नॉट इंश्योर्ड। जो आपका एसेसी था ये इंश्योर नहीं किया था, इंश्योरेंस नहीं लिया था, तो ब्लॉक ऑफ एसेट फुल्ली डिस्ट्रॉय हो गया, आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। इन दैट केस आप याद कीजिए मैंने 4 केस ही आपको कैपिटल गेन के पढ़ाने टाइम पे बताया था। जो 4 केस हुआ था वहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए कोई एनिमी अटैक हो रहा है, रायट हो रहा है, नेचुरल कैलामिटी हो रहा है, इन दैट केस मैंने आपको बताया था, लॉस्ट बाय फायर हो रहा है, इन दैट केस आपका बताया था, अगर कंपेंसेशन हमको मिल रहा है देन उसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा, नहीं तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। मैंने सेक्शन 45(1) ने पढ़ाते टाइम पे मैंने आपको बताया था 4 केस में, जैसे कि लॉस्ट बाय फायर, रायट, एनिमी अटैक एंड नेचुरल कैलामिटी हो रहा होगा, एंड इसके कारण से आपका कैपिटल एसेट या कोई भी एसेट लॉस हो रहा होगा, एंड अगर आप कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव कर रहे हैं तो आपको ये ट्रांसफर माना जाएगा, नहीं तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर मेरा फुल्ली ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को कुछ भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा है, इन दैट केस इट इज़ नॉट कंसिडर एज ए ट्रांसफर ऑफ एसेट, ये तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 45 के हिसाब से अगर कोई एसेट का ट्रांसफर नहीं होगा तो कैपिटल गेन कंप्यूट भी नहीं होगा, क्योंकि 45 ये बोलता है अगर कोई कैपिटल एसेट होगा जिसका ट्रांसफर हो रहा है, इन दैट केस वी हैव टू
कंप्यूट द कैपिटल गेन। एंड 45(1)(a ये आपको बोल रहा है अगर चार केस में गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो रहा है, राइट हो रहा है, एनिमी अटैक हो रहा है, नेचुरल कैलामिटीज हो रहा है, इन चारों की चारों केस में गुड्स लॉस्ट होना चाहिए एंड इंश्योरेंस कंपनी से आपको अगर कंपेंसेशन मिल रहा है तभी अपन क्या मानेंगे, तभी अपन उसे ट्रांसफ़र मानेंगे, नहीं तो ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। इन आवर एग्जाम्पल हमें उसे ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉम्पेंसेशन नहीं रिसीव हो रहा है, हेंस देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड मैं ये सोच के चल रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ चुका है, राइट। नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड बिकॉज देयर इज नो एसेट इन द ब्लॉक। यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी नहीं अलाउ होगा क्योंकि ब्लॉक में एसेट नहीं है, जो बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर डेप्रिसिएशन के लिए आपके पास दो चीज़ होना चाहिए, पहला चीज़ ये है आपके पास एसेट होना चाहिए एंड दूसरा चीज़ ये है इस एसेट का क्या होना चाहिए, इस एसेट का आपको क्या होना चाहिए, WDV होना चाहिए। एक मिनट होल्ड करना। एक मिनट। ओके, कहाँ थे हम? ओके, तो इन दैट केस कोई भी टैक्स स्टेटमेंट नहीं होगा। मैंने आपको अब तक क्या बताया, चार केस ही डिस्कस किया ब्लॉक ऑफ एसेट में, जहाँ पे एसेट पार्शियली डिस्ट्रॉय हो रहा है, आपको इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, इन दैट केस आपका कैपिटल गेन ट्रांसफर हो जाएगा। मान लीजिए पार्शियली डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड इंश्योरेंस कंपनी से जो भी कॉम्पेंसेशन मिल रहा है ये WDV से कम है, तो इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस भी हो जाएगा। अगर आपका ब्लॉक का फुल ब्लॉक ट्रांसफर हो रहा है, फुल ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, तो उसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा। अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस कंप्यूट होगा। अगर मान लीजिए आपका फुल ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से आपको कुछ भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा है, इन दैट केस उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45(1)(a एंड कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस का कोई भी गुंजाइश नहीं होगा एंड इन दैट केस डेप्रिसिएशन भी आपको अलाउ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे WDV नहीं है, कुछ भी एसेट भी नहीं है, राइट। ओके, तो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पावर यूनिट के बारे में, जहां अपन पढ़ेंगे दो वर्ड, एक होगा आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन, दूसरा वर्ड होगा आपका बैलेंस इन चार्ज। ये थोड़ा आपका टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आपको पूछ सकते हैं। ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये बैलेंस इन चार्ज क्या होता है, राइट। टर्मिनल डेप्रिसिएशन मीन्स आपका जब भी एसेट को डिस्पोज अप कर रहे हो, इन दैट टाइम जो भी आपका WDV होगा उससे अपन क्या कर लेंगे, एसेट को राइट अप करने के टाइम पर उसे अपन क्या कर लेंगे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन के तहत उसे राइट अप करेंगे। कैसे राइट अप करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका पास कुछ पावर यूनिट के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, पावर यूनिट के केस में स्ट्रेट लाइन मेथड में इंडिविजुअल एसेट केस मैंने आपको बताया था ना, डेप्रिसिएशन का दो सिस्टम है, एक इंडिविजुअल एसेट सिस्टम, एक ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम। मैंने आपको ऑलरेडी ब्लॉक ऑफ एसेट का सिस्टम कॉन्सेप्ट पढ़ा लिया हूँ। उसके बाद अपन क्या डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे SLM लगता है एंड पावर यूनिट के केस में क्या होगा, थोड़ा ध्यान देंगे, ये MCQ में आपको पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपका कोई एसेट जिसका कॉस्ट है 100 रुपीज़, जिसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन SLM में चार्ज होता है। एसेट थर्ड ईयर में सोल्ड किया गया, अगर उसे 72 में सोल्ड किया गया तो क्या होगा, 89 से सेल किया गया तो क्या होगा एंड 117 से सेल किया गया तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, मेरा एसेट का कॉस्ट कितना है सर, ये
उसने का कोई बात नहीं है, एसेट का कॉस्ट है 100 रुपीज़, तो फर्स्ट ईयर में मेरा डेप्रिसिएशन 10% से 10 रुपया आ जाएगा एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इसका WDV हो जाएगा आपका 90 रुपीज़। सेकेंड ईयर में उसका डेप्रिसिएशन 10 रुपीज़ आ जाएगा, क्योंकि सर ये SLM मेथड है। SLM मेथड में आपको पता होगा, अकाउंट्स में आप ये पढ़े होंगे, SLM मेथड में ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन कंप्यूट की जाती है, राइट। इन दैट केस सेकेंड ईयर में आपका डेप्रिसिएशन 10 रुपीज़ आ जाएगा, WDV आपका आ जाएगा 80 रुपीज़। थर्ड ईयर बिगिनिंग में आपका WDV कितना आ गया, 80 रुपीज़ आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है थर्ड ईयर बिगिनिंग में, मान लीजिए ड्यूरिंग द थर्ड ईयर ये एसेट आपको 72 में अगर सेल की जाती है तो क्या होगा। सेलिंग प्राइस सर कितना है, 72। सर WDV कितना है, 80 रुपीज़। मेरा पास था एसेट जिनका WDV था 80 रुपीज़, मैं मान लीजिए उसे 72 में बेच रहा हूँ। इन दैट केस जो डिफरेंस अमाउंट आ जाता है उसे अपन क्या बताएंगे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स जब भी मैं एसेट को डिस्पोज अप कर रहा हूँ, टर्मिनेट कर रहा हूँ, इन दैट केस ये अमाउंट चार्ज हो जाएगा जो भी WDV से कम होगा। मैं क्या बताया, अगर आपका सेलिंग प्राइस WDV से कम है at the time of dispose of or termination of an asset, such differential amount will be your called as terminal depreciation and जिसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। सर डिडक्शन कैसे मिलेगा, डिडक्शन सर PL अकाउंट में डेबिट साइड में मिल जाएगा, राइट। अगर सर मान लीजिए मैंने 89 में बेचा तो क्या होगा, अगर आप 89 में बेच रहे हो, इन दैट केस आपका WDV था 80, ये जो 9 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, ये जो आपका 9 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है उससे अपन क्या कहेंगे, बैलेंस इन चार्ज। दैट मीन्स अपन ने क्या कर रखा है, ऑलरेडी 20 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन ले लिया, लेकिन 20 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन ले लिया जिसका WDV आ रहा है 80 रुपीज़, हमने क्या कर रहे हैं 89 में उसे सेल कर रहे हैं। ये डिफरेंस को क्या बताएंगे, बैलेंस इन चार्ज को बताएंगे एंड इट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम व्हिच विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ PGBP। PGBP के हेड में ये टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों टैक्सेबल हो जाएगा, इसीलिए टैक्सेबल होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने PL अकाउंट में डिडक्शन ले रखा है। सर हमें ये बात समझ में नहीं आया, थोड़ा और कर दीजिए। मैंने बताया सुनो, ये जो PL अकाउंट है आपका एसेट का कॉस्ट था 100 रुपीज़, अभी WDV है 80 रुपीज़। दैट मीन्स व्हाट, आपने ऑलरेडी 20 रुपया का डिडक्शन यहाँ पे ले रखा है। कितना ले रखे हैं, 20 रुपया का डिडक्शन ले रखा है, जिसके तहत आपका ये WDV 80 रुपीज़ आ रहा है। अभी आप क्या कर रहे हो, 89 में बेच रहे हो, 80 WDV आप बेच रहे हो 89, ये जो 9 रुपीज़ का डिफरेंस है उससे मान लिया जाएगा बैलेंस इन चार्ज एंड ये PL में टैक्सेबल होगा, PGBP हेड में टैक्सेबल होगा बैलेंस इन चार्ज के नाम पर, राइट। ओके ओके ओके। अगर सर हमने सेलिंग प्राइस मान लीजिए 117 है तो क्या होगा, ध्यान मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। आपका सेलिंग प्राइस है 117, WDV 80 रुपीज। सर हमारा तो बैलेंस इन चार्ज 37 क्या आ रहा है, मैंने बताया ठहरो, बैलेंस इन चार्ज 37 नहीं आएगा, उससे कम आएगा। हालांकि ये 37 आपका प्रॉफिट है। मैं आपको बताऊं, ये जो 37 रुपीज़ ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट को अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट अप टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। सर अप टू द कॉस्ट ऑफ एसेट समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया यहाँ पे एसेट का कॉस्ट कितना था, सर 100 रुपीज़ था।
ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 100 रुपीज़ था। सर WDV कितना था, 80 रुपीज़ था। यहाँ पे अप टू ₹20, अप टू ₹20। अगर मैं और आपको बताऊं, आउट ऑफ 37 ये जो 20 रुपीज़ आपका आ रहा है, ये PGBP हेड में टैक्सेबल होगा आज बैलेंस इन चार्ज। सर और एक बात बताओ, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने आपको ये बता रहा हूँ अप टू द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा एसेट को बेचने से, ये आपका PGBP में टैक्सेबल होगा आज बैलेंस इन चार्ज। बैलेंस इन चार्ज इज नथिंग, इट इज ए नोशनल प्रॉफिट और नोशनल गेन, जो कि PGBP हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। सर हमें ये समझ में आ गया। बाकी 17 का क्या होगा सर, मैंने आपको बताया ये 37 आपका प्रॉफिट है, 20 तो हो जाएगा अप टू ओरिजिनल कॉस्ट, ये PGBP हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जो भी आपका बैलेंस 17 रुपीज़ होगा, दैट इज ओवर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, सेलिंग प्राइस ओवर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, ये आपका कैपिटल गेन मान लिया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। अंडर सेक्शन 50A के हिसाब से ये कैपिटल गेन में 17 रुपीज़ टैक्सेबल होगा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको 3 चीज़ें बताया, 2 चीज़ें बताया हालांकि, लेकिन उससे बाद में कैपिटल गेन का एक पार्ट बताया। मैंने आपको बताया अगर आप एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो, एसेट को बेच रहे हो, राइट, जितने पे आप बेच रहे हो, अगर ये WDV से कम है, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट आ जाएगा उससे अपन टर्मिनल डिप्रिसिएशन कहेंगे, क्योंकि एसेट को टर्मिनेट करके, टर्मिनेट टाइम पे ये डिप्रिसिएशन आ रहा है, वैल्यू डिक्रीज आ रहा है, उससे अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनल डिप्रिसिएशन, जिसका डिडक्शन हमें कहाँ पे मिल जाएगा, PGBP हेड में मिल जाएगा। सेकेंड चीज आ रहा है, मान लीजिए आप एसेट को बेच रहे हो एट ए प्राइस व्हिच इज मोर देन WDV। अगर WDV से ज्यादा पे आप बेच रहे हो, यहाँ पे 2 चीज आएगा, अप टू जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा, अप टू जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा, दैट मीन्स हमारे एग्जाम्पल में ओरिजिनल कॉस्ट था 100, WDV था 80, मान लीजिए मैं 117 में बेचा, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आ रहा है 117 माइनस 80, दैट इज 37 माई टोटल प्रॉफिट। ये 37 को 2 हिस्से में बांट दिया जाएगा, अप टू ओरिजिनल कॉस्ट, दैट मीन्स अप टू ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज 100 रुपीज माइनस 80, ये आपका मान लिया जाएगा बैलेंस इन चार्ज। बाकी प्रॉफिट ओवर एंड एबव द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, उससे अपन क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, जो कि कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल होगा। ओके ओके बोलो डन। ओके सर डन। टर्मिनल डेप्रिसिएशन में आपको यहाँ पे समरी दे रखा है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू WDV माइनस सेलिंग प्राइस, वेयर WDV इज लेस देन सेलिंग प्राइस। WDV था ना WDV इज लेस देन सेलिंग प्राइस, यहां पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, WDV इज मोर देन प्राइस, WDV इज मोर देन सेलिंग प्राइस, तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन आ जाएगा WDV माइनस सेलिंग प्राइस। बैलेंस इन चार्ज सर क्या आएगा ना, सेलिंग प्राइस माइनस WDV, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू द ओरिजिनल कॉस्ट। अप टू ओरिजिनल कॉस्ट जो आपका प्रॉफिट आएगा, जो आपका सेलिंग प्राइस एक्सीड कर रहा है WDV को, ये हो जाएगा आपका बैलेंस इन चार्ज। बाकी सर अगर सेलिंग प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट को एक्सीड कर रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस ओरिजिनल कॉस्ट, उससे अपन क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 50A के हिसाब से कहेंगे। एंड ओरिजिनल कॉस्ट माइनस WDV जो होगा, उससे अपन बैलेंस इन चार्ज या नोशनल प्रॉफिट कहेंगे। ओके बोलो डन सर डन। चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं।
सर ये चीज़ हमें बताइए, अगर मैंने कुछ एसेट ले रखा है, पार्शियली मैं पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, पार्शियली मैं बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो सर क्या होगा? मैं आपको बता दूँ, जितना पोर्शन आप बिजनेस यूनिट के लिए यूज़ कर रहे हैं उतना पोर्शन का आपका पीजीबीपी हेड में डिडक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए अपन 60% बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं, जितना एक्सपेंडिचर होगा उसका 60% पीजीबीपी हेड में क्या हो जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। बाकी जो 40% पर्सनल पर्पज वाला होगा वो पीजीबीपी हेड में अलाउड नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल, मान लीजिए मैंने है जिससे मैं पर्सनल यूज के लिए 40% यूज करता हूं, और ये जो मेरा दो कॉमर्स एकेडमी इंस्टीट्यूशन जहां पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं 60%। तो इन दैट केस मान लीजिए ओपनिंग डब्ल्यूडीबी है 4 लाख, राइट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%, तो 4 लाख का 15% कितना आ जाएगा? 60,000 डेप्रिसिएशन। 60,000 का 60% ये अलाउड हो जाएगा बाय असेसिंग ऑफिसर, दैट इज 60% का डिडक्शन मुझे पीजीबीपी हेड में मिल जाएगा, राइट। ये जो 40% है, 60,000 का जो 40% है वो मुझे डिसअलाउड करेगा, दैट इज मुझे डिडक्शन नहीं देगा, राइट। How amount to be deducted as a depreciation to get closing WDV? क्या लिखा है यहाँ पे? How amount to be deducted? How amount to be deducted as depreciation to get closing WDV? मैं आपको जो ब्लॉक ऑफ एसेट में डेप्रिसिएशन का एक टेबल बताया था, ओपनिंग WDV आड एसेट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस मनी पेबल लेस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। मैं आपके एक चीज बताया था, डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। इन दैट केस मुझे डेप्रिसिएशन कितना मिल रहा है? 36 मिल रहा है। हालांकि मेरा टोटल डेप्रिसिएशन 60,000 है, लेकिन मुझे असेसिंग ऑफिसर कितना दे रहा है? 36,000 का डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड कर रहा है। तो जब मैं ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे बताऊंगा? ओपनिंग डब्ल्यूडीबी था सर 4 लाख का, परचेज मान लीजिए यहाँ पे नील है, मनी पेबल मान लीजिए यहाँ पे नील है, ये आ गया मेरा डब्ल्यूडीबी फॉर डेप्रिसिएशन। मैं कितना डेप्रिसिएशन लेस करूंगा? डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मेरा एक्चुअल डेप्रिसिएशन है 60,000, लेकिन असेसिंग ऑफिसर मुझे कितना अलाउड कर रहा है? सर 36,000 का अलाउड कर रहा है, तो मैं यहाँ 36,000 ही लेस करूंगा। तो जो भी मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 3,64,000 का, राइट। जितना डेप्रिसिएशन मुझे एक्चुअली अलाउड होगा उतना ही मैं ब्लॉक ऑफ एसेट से लेस करूंगा। ओके, बोलो डन, बोलो डन। मैंने आपको क्या बताया? अगर मैं पार्शियली बिजनेस पर्पज, पार्शियली पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं, जितना पोर्शन मेरा बिजनेस पर्पज के लिए है उतना ही मेरे को अलाउड हो जाएगा, एंड मेरे को जितना डेप्रिसिएशन असेसिंग ऑफिसर अलाउ करेगा उतना का ही मैं क्या करूंगा? ब्लॉक ऑफ एसेट से लेस करूंगा। ओके सर, ये एक्चुअल कॉस्ट क्या है? एक्चुअल कॉस्ट आप बोल रहे हो एक्चुअल कॉस्ट ऐड करो, एक्चुअल कॉस्ट ऐड करो, तो ये एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है मैं बता दूं आपको। ये आप बोले तो ये बता रहा, फिर क्यों बता रहे हो? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को आ रहा होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट आएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड में जो आपको बार बार बता रहा हूं, ये एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? पहला बात ये आएगा आपका जो परचेज प्राइस ऑफ एसेट, दूसरे जो आप इंस्टॉलेशन दैट इज इरेक्शन टाइम पे जो भी आप पे कर रहे हो वो भी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इन एडिशन टू दैट एसेट के लिए जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कर रहे हो उससे भी ऐड कर लिया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, जो हम ट्रायल एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हैं, अगर आपको याद होगा AS10 में
ट्रायल एंड रनिंग एक्सपेंसेस वो पार्ट ऑफ एसेट का कॉस्ट का पार्ट नहीं हो रहा था अकाउंटिंग में, लेकिन ये ट्रायल एंड रनिंग एक्सपेंसेस जो है ये क्या हो जाएगा, ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन के लिए क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। क्योंकि अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन लेते हैं रेडी टू यूज, अकाउंट्स में हम डेप्रिसिएशन कहाँ कौन सी डेट से ले रहे हैं, रेडी टू यूज। लेकिन जो अपन टैक्स में डेप्रिसिएशन कहाँ से ले रहे हैं, पुट टू यूज। मान लीजिए मैंने कुछ एससी एक्वायर्ड किया हमारे इंस्टीट्यूशन में, 1 जनवरी को एक्वायर्ड किया, लेकिन मेरा बैच शुरू हुआ मान लीजिए 1 मार्च को, तो इनकम टैक्स में मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा 1 मार्च से। लेकिन अकाउंट में मेरे को डेप्रिसिएशन कंप्यूट में कर रहा हूं जिस दिन मैंने एसेट एक्वायर्ड किया, दैट इज योर 1 जनवरी। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, यहां पे मान लीजिए जो भी ट्रायल एंड रनिंग एक्सपेंसेस होगा ये एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, उसके ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ओके, एंड मान लीजिए ट्रायल एंड रनिंग एक्सपेंसेस पर अगर आपको कुछ प्रोडक्शन कुछ भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी प्रोडक्शन आ रहा है, मान लीजिए उससे आप मार्केट में स्क्रैप या लेस प्राइस में या 50% डिस्काउंट में बेच रहे हो, जो भी सेलिंग प्राइस आएगा ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। राइट, मैंने आपको अब तक क्या बताया, परचेज प्राइस विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, ट्रायल एंड रनिंग एक्सपेंसेस, ये यहाँ तक आपको पता होगा। लेकिन जो भी आपका ट्रायल रनिंग पे जो भी प्रोडक्शन आपका हो रहा है, अगर मान लीजिए उससे आप मार्केट में बेच रहे हो, उससे लेस कर देंगे। राइट सर, क्या और भी ऐड करेंगे? सर जीएसटी क्या ऐड होगा, मैं आपको बता दूं, जीएसटी तब ऐड होगा अगर आप आईटीसी अवेल नहीं कर रखा है। सर ये आईटीसी क्या होता है? जब अपन जीएसटी पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा टैक्स पेड ऑन अर्लियर स्टेज, दैट इज एनी अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय ए सप्लायर ऑन एट द टाइम ऑफ इनपुट द गुड्स will be allowed, will be deducted, will be reduced from output tax liability when such vendor sell such goods to outsider। जैसे कि मान लीजिए ये कोई मिस्टर एक्स था, ये सप्लायर से गुड्स ले रहा है जिसका कॉस्ट है मान लीजिए 10,000, राइट, जिसके ऊपर ये 18% से जीएसटी दे रहा है, दैट इज योर 18,000। ये एक्स ये किससे बेच रहा है, मान लीजिए कितने में बेच रहा है, 15,000 में बेच रहा है, राइट। 15,000 के ऊपर जीएसटी रेट है कितना, 18%, 2,700 जीएसटी आ रहा है। तो मिस्टर एक्स को कितना अभी जीएसटी देना पड़ेगा, 2,700 का जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इस गुड्स को एक्वायर्ड या परचेज के टाइम पर एक्स ने जितना ही 1,800 रुपया का जीएसटी पे करा था उससे क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, जिसे अपन आईटीसी के नाम पे बुलाते हैं। तो इन दैट केस मिस्टर एक्स का लाइबिलिटी कितना आ जाएगा, जीएसटी लाइबिलिटी कितना आ जाएगा, 2,700 माइनस 1,800, दैट कम्स टू योर 900 ओनली। एक्स का 900 क्या आ जाएगा, एक्स का 900 आ जाएगा जीएसटी लाइबिलिटी। ओके, ये जीएसटी को अपन एक्चुअल कॉस्ट में तब भी लेंगे जब ये क्या होता है, अगर आप आईटीसी अवेल नहीं कर रखा है। ओके, यहाँ पे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा यहाँ पे ये वाला इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ यूज। अगर आपका बोरोइंग कॉस्ट A16 आपको आता होगा तो वहां पे आपको बताया था जब एसेट रेडी टू हो जाएगा उस टाइम तक जितना भी आपने इंटरेस्ट पे कर रखा है वो
कैपिटलाइज के लिए अलाउ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टैक्सेशन में पुट टू यूज के टाइम पर जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू जो हो जाएगा ये आपका आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। ओके ओके सर। सेक्शन 40A3 ये छोटा सेक्शन है, उससे अपन कंप्लीट कर देंगे। चलिए फटाफट कंप्लीट कर देते हैं, फटाफट ये आप देख लेंगे। थोड़ा सा छोटा सेक्शन मैं यहाँ निपटा देता हूँ, बाकी मैं आपको आज छोड़ दूंगा। आज मैं आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, यहाँ तक करके कंप्लीट करवा दूंगा। ओके सर, कंप्लीट करवा दीजिए। ये आपको आता होगा, ये पॉइंट में मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता होगा, फिर भी बताता हूँ। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 ये बोल रहा है अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं इन ए सिंगल डे टू ए सिंगल पर्सन फॉर अमाउंटिंग मोर देन 10,000 तो ये एक्सपेंसेस आपको डिसअलाउड हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया अगर मान लीजिए आप सिंगल डे में कोई सिंगल पर्सन को 10,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट कर रहे हो तो ये एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट। अगर आपको 10,000 से ज़्यादा पे कर रहे हो एक दिन में किसी एक बंदे को तो आपको बैंक ड्राफ्ट, अकाउंटिंग पे चेक और अकाउंटिंग पे डिमांड ड्राफ्ट और ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम और एनी अदर मोड आज में भी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ उसमें अपन क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। जैसे मैं ये सोच के चल रहा हूँ आने वाले दिन में जो आपका ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये वगैरह भी वो एनी अदर मोड में आ जाएगा, राइट। अभी तक ये प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है लेकिन आने वाले टाइम पे ये इंक्लूडेड हो सकता है, राइट। व्हाट इफ एसेट परचेज इन कैश, मान लीजिए मैं कोई एसेट कैश में परचेज कर रहा हूं तो क्या नहीं अलाउ हो? आंसर अमेंडेड बाय अरुण जेटली, इफ पेमेंट मोर देन 10,000 in a single day to a single person that should be accounting paycheck, demand draft, ECS or any other manner as may be prescribed. If more in cash then it will be disallowed. मान लीजिए आपने एसेट एक्वायर कर रहे हो सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, उसके ऊपर आपको कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। If more in cash then it will be disallowed. For example, asset purchase for rupees 5 lakh in cash, then no amount shall be allowed to be capitalized. In that case कैपिटलाइज करने के लिए कुछ भी अमाउंट नहीं होगा कि कुछ भी अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर कैपिटलाइज नहीं होगा तो मैं डेप्रिसिएशन भी मुझे नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन भी मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा जिसका डिडक्शन भी मुझे नहीं मिलेगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, एसेट परचेज फॉर रुपीज 40 लाख फ्रॉम 40 लाख इन पेमेंट हुआ अकाउंट पे चेक में तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, राइट। पेड टू मिस्टर एक्स फॉर इंस्टॉलेशन 8,000 के रुपया का इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेमेंट किया तो ये अलाउड हो जाएगा क्योंकि सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से कम है। इफ ऑन द सेकेंड डे पेमेंट 15,000 इन कैश टू मिस्टर वाई फॉर ट्रायल रन, देन ये ट्रायल रन 10,000 से ज़्यादा अमाउंट कैश में पे कर रहा है इन ए सिंगल डे टू ए सिंगल पर्सन, देन ये एक्सपेंसेस अपन को क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ओके ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग टू मी। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट।
अपन जो यहाँ पे पढ़ रहे थे एक्चुअल कॉस्ट के बारे में, अगर मुझे गवर्नमेंट ग्रांट कुछ मिल रहा है कुछ एसेट को एक्वायर करने के लिए, वो कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट से लेस हो जाएगा। मान लीजिए मैं 50 लाख का कुछ एसेट एक्वायर किया जहाँ पे गवर्नमेंट मुझे 30 लाख का सब्सिडी दे रहा है, तो इन दैट केस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट मेरा हो जाएगा 50 लाख माइनस सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट 30 लाख, दैट इज योर 20 लाख। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग टू मी दिस पॉइंट। अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, अब तक मैंने आपको एक्चुअल बारे में, एक्चुअल कॉस्ट में क्या ऐड हो जाएगा क्या ऐड नहीं होगा वो चीज डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअल कॉस्ट में पहले ऐड हो रहा था परचेज प्राइस, दूसरे में इंस्टॉलेशन, तीसरे में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, फोर्थ में ट्रायल रन एक्सपेंसेस। यहाँ पे यह एक चीज़ याद रखना, ट्रायल रनिंग एक्सपेंसेस के अगर आपका कुछ प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो वो सेलिंग प्राइस लेस हो जाएगा। जीएसटी भी ऐड हो जाएगा अगर आप आईटीसी अवेल नहीं कर रखा है या नहीं ले रहे हो तो आपको जीएसटी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट का उसके टाइम पे जितना भी आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रखा है वो भी क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। यहाँ पे आपका एक सेक्शन आता है सेक्शन 40A सब सेक्शन, यहाँ पे ये बोल रहा है अगर सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट कर रहे हो तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। अगर आपको 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करना है तो आपको अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और एनी अदर मोड आज में भी प्रेस्क्राइब, उससे अपन क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ग्रांट आप जो भी रिसीव कर रहे हो फ्रॉम एक्चुअल एक्विजिशन ऑफ एसेट दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप दे रखा है, आप दे रखा, मैं देखता हूँ ये कितना बड़ा, नहीं तो नहीं ये आप दूसरे क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा ताकि ये समझ में, राइट। तो मेरे हिसाब से ये आज के लिए इतना काफ़ी है। जो पार्ट ए है जो पार्ट बी है वो दोनों मैंने आपको करवा दिया। प्लीज़ 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 डेप्रिसिएशन के बारे में ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप उसे ध्यान से देख लेना। ओके, इतना आज के लिए काफ़ी है। बाय बाय।